Hello, I'm Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Greater फरीदाबाद। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में, विच इज़ बेसिकली अ फिजियोलॉजिकल थिंग। बट फिजियोलॉजिकल थिंग मतलब एक नॉर्मल चीज़ कब एबनॉर्मल बन जाती है और कब हमें डॉक्टर के पास पहुंचना है, डॉक्टर की हेल्प सीख करनी है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीरियड या मेंस्ट्रुएशन इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग विथ विमेन। जैसे ही एक बच्ची बड़ी हो जाती है, व्हेन अ गर्ल हिट्स प्यूबर्टी, सो द लास्ट चेंज इन हर बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली इज लाइक 21 to 35 डेज़ का साइकिल हम नॉर्मल मानते हैं। ऑन एन एवरेज जो ब्लड लॉस उसमें होता है, जिसमें कोई क्लॉटिंग नहीं होती है, एंड वी आर वेल वर्स्ड विथ इट। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सिग्निफाई करता है, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सिग्निफाई करता है। तो आज के टॉपिक पे मैं यही डिस्कस करूँगी कि कब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल है, वो हमें कैसे पता चलेगा, और वो किन किन अंडरलाइंग डिजीज़ को सिग्निफाई करता है, और उसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। ये मैं 3 डिफरेंट एज ग्रुप में इसको डिवाइड करूंगी, अबाउट एडोलेसेंट गर्ल्स, देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और फिर पोस्ट मेनोपॉजल और पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में। तो अगर हम यंग गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स की बात करें जिनके पीरियड्स अभी अभी शुरू हुए हैं, तो अगर ये ब्लीडिंग आपकी नॉर्मल से मतलब साइक्लिकल नहीं है, जो मैंने बताया 21 to 35 डेज से अगर साइकिल आपकी शॉर्ट है या लॉन्ग है, ब्लीडिंग आपकी इतनी हो रही है कि आपके क्लॉट्स आ रहे हैं, आपके नॉर्मल जो 3 to 4 पैड्स इन अ डे से ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, एंड दे आर फुली सोक्ड, तो ये जो है ये अंडरलाइंग सर्टेन कंडीशंस को डिनोट करता है। जिन लड़कियों में पहली बार पीरियड्स आ रहा है और बहुत हैवी आता है, तो वो कई बार अंडरलाइंग इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे थायराइड डिसऑर्डर या एक्सक्यूज मी, या किसी और तरीके के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को भी डिनोट करता है। इन केसेस जहाँ पे जो यंग गर्ल्स हैं, दे आर वेरी ओबीज और समटाइम्स बहुत लीन है और उनके हेयर ग्रोथ भी है, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को भी डिनोट करता है। तो अगर नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या आपके डिलेड साइकिल्स हैं, आपके 3 4 मंथ्स आपके साइकिल्स नहीं आ रहे हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है कि जब इनिशियली पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेनार्की कहते हैं, मेनार्की के फ्यू मंथ्स लगते हैं साइकिल को सेट होने में, बट देन इफ दिस इज हैपनिंग रेगुलरली विथ यू, दैट यू मस्ट डेफिनेटली सी अ डॉक्टर। Then coming to reproductive age group. Reproductive age group में any irregularity in your cycle again denotes underlying, पहले तो endocrine disorders जैसे polycystic ovarian disease हो गया, कभी कभी ये ovarian cyst में भी हमें in between short cycles या periods के बीच में bleeding दिखती है, excessive bleeding underlying fibroids जो या रसौली जिसको कहते हैं उसकी वजह से हो सकता है। कभी कभी ये ब्लीडिंग कॉन्टैक्ट करने के इमीडिएटली बाद, जिसको हम पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग बोलते हैं, या कभी कभी ये इन बिटवीन द साइकिल्स कभी भी हो जाता है। तो ऐसी ब्लीडिंग यूट्रस के माउथ में कभी कोई पॉलिप हो उसको सिग्निफाई करता है, या इवन इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग अलॉन्ग विथ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन जैसे सर्वाइकल कैंसर का भी फर्स्ट साइन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। नॉट ओनली दिस, कभी कभी इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीड की तरह प्रेजेंट करती है, जिसमें आपको कंटिन्यूअस स्पॉटिंग होता रहेगा और वो किसी भी मेडिसिन से स्टॉप नहीं होता है। समटाइम्स इट इज़ एसोसिएटेड विथ पेन, जो अंडरलाइंग इंडोमेट्रियोसिस को भी डिनोट करता है। दिस इज़ अगेन वन काइंड अ टाइप ऑफ डिजीज़, जिसमें जो यूट्रस की लाइनिंग होती है इंडोमेट्रियम, वो यूट्रस के वॉल की जगह के साथ साथ आपके ओवरीज में, या फिर एडिनोमायोसिस होता है जिसमें ये यूट्रस
यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट हो जाती है। तो इन सारे कंडीशंस में या तो आपको पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होगी, कभी कभी ब्लीडिंग होगी वो रुकेगी नहीं, कभी एक्सेसिव फ्लो के साथ ब्लीडिंग होती है, और कभी कभी आप अगर आपस में इंटरकोर्स करते हो उसके बाद भी आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। नाउ कमिंग टू वंस यू हैव अटेन्ड मीनोपॉज, मीनोपॉज के बाद जब भी ब्लीडिंग होती है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज ये कभी कभी तो अट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस जैसी सिंपल कंडीशंस की वजह से होता है, और कभी कभी ये बहुत ही सीरियस कंडीशन जैसे कैंसर, यूट्रस के कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से भी हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स जिसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और ब्लीडिंग का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि क्वांटिटी कितनी होती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडोलेसेंट गर्ल्स में। कभी कभी उनकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से वो बिल्कुल दे बिकम लेथार्जिक और सुस्त हो जाती हैं, सो मच सो कि उसका उनके एकेडमिक्स, उनके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ने लगता है। तो इसके लिए पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को बहुत विजिलेंट रहना चाहिए अपनी डॉटर्स के लिए। बाकी अदरवाइज लाइक दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन सेल्फ इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और जो एल्डरली वुमेन होती हैं उनका भी उनको ध्यान रखना होता है। तो पीरियड्स का एबनॉर्मल होना इज़ नॉट ऑलवेज नॉर्मल, इट इज़ एन एबनॉर्मल थिंग, और वो अंडरलाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज एज सिंपल एज नॉर्मल वेजाइनल इन्फेक्शन से लेके एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एंडोमेट्रियल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर का भी कारण हो सकता है। तो प्लीज़ इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, don't hesitate to see your doctor and go for all the tests, investigation, examination which you are advised. That's it. Take care.